इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम होता है रसल। वो जेल में बैठा हुआ होता है और वो अपनी कहानी बता रहा होता है कि क्या हुआ था उसके साथ। अब जिस दिन उन्हें बैंक लूटना था उस दिन वहाँ पर अलग अलग देशों के अलग अलग लोग आए हुए होते हैं। फिर तभी हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसने वाइट कपड़े और काला चश्मा पहना हुआ होता है। उसके पीछे उसी की तरह दिखने वाले कुछ और भी आदमी आते हैं। उन्होंने अचानक बैंक का दरवाज़ा बंद किया और अपने अपने हथियार निकाल लिए। फिर उन्होंने वहां पर स्मोक बॉम्ब फेंक दिए। तभी बाहर पुलिस की नज़र बैंक से निकलते हुए धुएं पर जाती है और जब वो पुलिस कोई एक्शन उठाने की सोचता है तो वो डाकू कहता है कि तुम्हें ज़्यादा एक्शन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैंने बहुत से लोगों को बंदी बना रखा है। अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। इसके बाद हम डिटेक्टिव फ्रेजियर को देखते हैं। जैसे ही उसे ये सब पता चलता है तो वो अपनी टीम के साथ बैंक पहुंच जाता है। जब तक पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया होता है और तो और वहां पर ढेर सारे टीवी चैनल्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। इधर डिटेक्टिव फ्रेजियर और डिटेक्टिव मिलर ने जांच शुरू कर दी होती है। अब वो चोर सभी कैदियों के मोबाइल छीनकर एक लिफाफे में डाल देते हैं। फिर वहां पर काम करने वाले आदमी जिसका नाम पीटर था वो कहता है कि मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया हूँ। फिर वो चोर अपने फ़ोन से उसके फ़ोन पर कॉल करता है तो उसका फ़ोन उसके ऑफिस में ही होता है। फिर पीटर उनसे माफ़ी मांगने लगता है लेकिन वो चोर उसको तब तक पीटता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। फिर वो चोर सबको कहता है कि किसी ने भी ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं हो सकता। फिर वो सब लोगों को अपने जैसे कपड़े पहना देता है। इसके बाद एक बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ता है तो उन चोरों को उस बूढ़े आदमी को बैंक से बाहर भेजना पड़ता है। फिर वो आदमी पुलिस को बताता है कि अंदर सिर्फ 4 ही चोर हैं, बाकी सब कैदी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंक के मालिक अर्थर ने मैडलीन नाम की एक लड़की को मिलने बुलाया है। जैसे ही वो अर्थर से मिली तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि उस बैंक में अर्थर का कोई राज छुपा है। फिर अर्थर कहता है उस तिजोरी में बहुत ही कीमती चीज़ है, मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी और को पता चले। इधर डिटेक्टिव को ये पता चलता है कि जिस गाड़ी से वो चोर आए थे वो गाड़ियाँ भी चोरी की ही थी। अब डिटेक्टिव कैमरा चेक करना चाहता है लेकिन उन चोरों ने उस कैमरे को भी तोड़ दिया होता है। अचानक वो एक हॉस्टेस के गले में बैग डालकर उसे बाहर भेज देते हैं और जब पुलिस वाले उस बैग को खोलकर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि उन्हें रात के 9 बजे तक एक गाड़ी और पायलट के साथ एरोप्लेन चाहिए, नहीं तो वो हर एक घंटे में हर एक आदमी को गोली मार देंगे। हर एक घंटे में हर एक आदमी को गोली मार देंगे। फिर वो अंदर बंद लोगों के लिए खाने की मांग करते हैं। फिर डिटेक्टिव फ्रेजियर बड़ी ही चालाकी से उन खाने के डब्बों में माइक्रोफोन्स लगाकर खाना अंदर भिजवा देता है ताकि वो चोरों की बातें सुन सके। अब वो अलग ही भाषा में बात कर रहे होते हैं। फिर वो एक औरत को बुलाते हैं जिन्हें ये भाषा समझ आती है। वो बोलती है कि ये बस एक अल्बानिया के राष्ट्रपति का भाषण है और कुछ नहीं। अब वो चोर पहले से जानते थे कि फ्रेजियर बहुत शातिर है और वो चालाकी जरूर करेगा। इसके बाद उन्होंने भी उनका वक्त बर्बाद करते हुए थोड़ा फायदा उठा लिया। रसल और उसके साथी ने मिलकर वही तिजोरी खोली और बैंक के मालिक के खुफिया कागजात को उठाकर कीमती हीरे वहीं रख दिए। इधर शहर का मेयर मैडलीन के साथ फ्रेजियर से मिलने आ पहुंचा और कहता है कि मैडलीन इसमें हमारी मदद कर सकती है, लेकिन फ्रेजियर ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। अब मैडलीन ने सीधा रसल को फ़ोन किया और कहा कि मैं पुलिस वाली तो नहीं हूँ लेकिन उसके पास रसल के लिए एक अच्छा ऑफर है। फिर रसल ने उसे अपने से मिलने बुला लिया तो मैडलीन कहती है कि पुलिस तो उसे पूरी उम्र के लिए जेल करवा सकती है, पर अगर वो मैडलीन का साथ देगा तो वो उसे किसी भी तरह से बरी करवा सकती है। इस पर रसल कहता है कि देखो मैडम, कहानियाँ बनाना बंद करो और मुझे ये बताओ कि काम किसका है। लेकिन मैडलीन ने कोई नाम बताने से इनकार कर दिया।
अब रसल ने उसे एक कहानी सुनाई कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी आदमी स्विट्जरलैंड बैंक में काम करता था और देखते ही देखते वो काफी अमीर आदमी हो गया। अब जिसने ये बैंक खोला ये वही आदमी है जिसने मैडलिन को उसके पास भेजा है। अब यहाँ पर मैडलिन भी समझ जाती है कि उसका पाला एक टक्कर के आदमी से पड़ा है। फिर मैडलिन बाहर आ जाती है और फ्रेजियर पूछता है कि क्या हुआ, तो मैडलिन कहती है कि मुझे पक्का विश्वास है वो किसी को भी नहीं मारेगा। फिर फ्रेजियर ने रसल को फोन किया और कहा कि एरोप्लेन तैयार है। रसल भी मान गया और फिर फ्रेजियर बैंक के अंदर पहुंचा। सभी हॉस्टेज की सलामती देखकर वो बैंक के बाहर जाने लगता है। जाते जाते उसने कहा कि जो भी हो जाए मैं रसल को उम्र कैद की सजा दिलवा कर रहूंगा। फिर रसल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि भाई मैं तेरे सामने से निकल जाऊंगा और तू मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। ये सुनते ही फ्रेजियर ने रसल पर हमला कर दिया। इसके बाद फ्रेजियर पुलिस स्टेशन लौट आया। उसी वक्त एक ऑफिसर ने फ्रेजियर को आकर बताया कि उसे केस से निकाल दिया गया है और उसके बदले अब और कोई डिटेक्टिव लेगा। असल में जो नया कप्तान था वो बैंक पर हमला करके मासूम लोगों को चोरों से आज़ाद करवाने का प्लान बना रहा था। फिर फ्रेजियर की नज़र उसी बैग पर जाती है जिसमें उन्होंने अपनी मांग लिखी थी। उस पर उन चोरों ने माइक्रोफोन लगा रखा था। अब फ्रेजियर कैप्टन को बैंक पर हमला करने से रोकता है क्योंकि चोरों को हमले के बारे में पता चल गया था। फिर उन चोरों ने सभी मासूम लोगों को पहले फ्लोर पर भेज दिया और नीचे वाले फ्लोर पर बहुत तगड़ा धमाका करवा दिया। फिर उन चोरों ने उन मासूम लोगों को बाहर भेज दिया और फिर पुलिस वालों ने उन सब को गिरफ्तार करके बैंक में जाकर हर एक कोने को छान मारा, पर वहां पर उन्हें चोरों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद चोर भी कैदियों के भगदौड़ में मिलकर उनसे बाहर निकल गए हैं। फिर पुलिस वाले बाहर जाकर एक एक आदमी से पूछताछ करते हैं, पर फिर भी वो चोरों की पहचान नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर फ्रेजियर के पास जाता है और कहता है कि तुम अब केस बंद कर दो। अब फ्रेजियर ऑफिसर के सामने तो मान जाता है, पर वो बिना केस सॉल्यूशन के नहीं मानेगा। इसके बाद मैडलिन बैंक के ऑनर अर्थर से मिलती है और उसे बताती है कि रसल ने आपकी खुफिया फाइल चुराकर अपने पास रख ली है। दरअसल उन फाइल के अंदर अर्थर के सबूत थे कि किस तरह से उसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अयुधियों के साथ हेराफेरी करके करोड़ों रुपए कमाए और शायद इसी के कारण चोरों ने अर्थर से बदला लेने के लिए बैंक में डाका डाला। अब एक बार फिर हम रसल को देखते हैं जो जेल में नहीं बल्कि एक कमरे में होता है। दरअसल जब उसने लॉकर से फाइल चुराई तो साथ ही बैंक के मालिक के कीमती हीरो को भी चुरा लिया था। फिर वो बैंक के ही एक खुफिया कमरे में छिप गया। इस घटना के एक हफ्ते बाद उसके साथी उसको लेने आते हैं, लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि फ्रेजियर भी बैंक जा रहा होता है कि अचानक रसल की टक्कर फ्रेजियर से होती है, पर फ्रेजियर उसे पहचान नहीं पाता। फिर रसल चुपचाप जाकर अपने साथियों के पास अपने गाड़ी में बैठ जाता है। उधर जब फ्रेजियर ने आर्थर की तिजोरी खुलवाई तो उसमें उसे एक हीरे वाली अंगूठी और कागज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अंगूठी का पीछा करो। अब फ्रेजियर उस अंगूठी को लेकर आर्थर के पास जाता है और जब फ्रेजियर आर्थर से उस अंगूठी के बारे में पूछता है तो वो कुछ सही सा जवाब नहीं देता। अब फ्रेजियर अपने घर लौट आता है और वो देखता है कि असली हीरा तो उसके जेब में ही होता है। अब उसे एहसास होता है कि जिस आदमी से वो बैंक में टकराया था वो और कोई नहीं बल्कि रसल ही था। अब यहाँ पर उसे रसल की बात याद आती है जो रसल ने फ्रेजियर को कहा था कि मैं तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। लेकिन रसल फाइल के अलावा और कुछ भी चुराने नहीं आया था। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।